इंडिया बहुत अलग अलग तरह के लोगों का देश है और ये अलग अलग तरह के लोग इसकी आबादी में भी दिखते हैं। 2024 तक इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। यहाँ 104 बिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं जो अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों को दिखाते हैं। ये आबादी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है और हर एक की अपनी अलग जनसांख्यिकीय विशेषताएं हैं। इंडिया की आबादी को समझने के लिए सिर्फ संख्याओं से आगे बढ़कर अलग अलग समुदायों की बारीकियों को समझना जरूरी है। इंडिया में ज्यादातर लोग हिंदू हैं और मुसलमान एक बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन जैसे दूसरे धार्मिक समूह भी देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता में योगदान देते हैं। ये धार्मिक विविधता अलग अलग सामाजिक मानदंडों और पारिवारिक ढांचों में दिखती है जो आगे चलकर जनसंख्या के रुझानों को प्रभावित करते हैं। इंडिया में जनसंख्या के बारे में बात करते समय इन संवेदनशीलताओं को सम्मान और सटीकता के साथ देखना बहुत जरूरी है। प्रजनन दर, जो एक महिला के जीवन काल में जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या को मापता है, जनसंख्या वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंडिया में हिंदुओं और मुस्लिमों सहित सभी धार्मिक समूहों में प्रजनन दर में लगातार गिरावट आई है। इस गिरावट के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि साक्षरता दर में वृद्धि, स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच और परिवार नियोजन कार्यक्रमों की सफलता। हालांकि यह सच है कि इंडिया में मुस्लिमों की प्रजनन दर ऐतिहासिक रूप से हिंदुओं की तुलना में अधिक रही है, लेकिन हाल के वर्षों में इस अंतर में काफी कमी आई है। प्रजनन दर में यह समानता एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है जो मुस्लिम समुदाय के भीतर अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि की गलत धारणा को चुनौती देती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण सहित कई अध्ययनों ने इस प्रवृत्ति को दर्ज किया है। जनसंख्या के रुझानों का विश्लेषण करते समय ऐसे विश्वसनीय डेटा स्रोतों पर भरोसा करना और अपुष्ट दावों का शिकार होने से बचना बहुत जरूरी है। इंडिया की आबादी के बारे में सबसे ज्यादा फैली हुई एक गलतफहमी यह है कि मुसलमान जल्द ही हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे। ये गलतफहमी न केवल निराधार है बल्कि खतरनाक है। तथ्यात्मक जानकारी और विशेषज्ञ विश्लेषण का उपयोग करके इस गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र और इंडिया की जनसंख्या परिषद जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के जनसांख्यिकीय अनुमानों से पता चलता है कि आने वाले समय में भी इंडिया में हिंदू बहुमत में रहेंगे। ये अनुमान सभी धार्मिक समूहों के बीच घटती प्रजनन दर को ध्यान में रखते हैं और कठोर सांख्यिकीय मॉडल पर आधारित है। इस दावे का समर्थन कोई विश्वसनीय सबूत नहीं करता है कि मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे और इसे अक्सर सांप्रदायिक तनाव भड़काने के इरादे से फैलाया जाता है। भाग 4, परिवार कल्याण कार्यक्रमों की भूमिका। इंडिया में परिवार नियोजन की पहल का एक लंबा इतिहास रहा है। 1950 के दशक से चली आ रही ये योजनाएं परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और गर्भ निरोधक साधनों तक पहुंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। समय के साथ सरकार के प्रयास विकसित हुए हैं जो जबरदस्ती के उपायों से हटकर परिवार नियोजन के तरीकों को स्वेच्छा से अपनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इंडिया के परिवार कल्याण कार्यक्रमों की सफलता देश की कुल प्रजनन दर में उल्लेखनीय गिरावट में देखी जा सकती है। 1950 के दशक में लगभग 6 के TFR से इंडिया का TFR अब प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंच गया है, जिसका अर्थ है कि औसतन प्रत्येक महिला के केवल 2 बच्चे हैं। यह उपलब्धि निरंतर सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों की प्रभावशीलता और इंडिया में परिवार के आकार के प्रति बदलते दृष्टिकोण का प्रमाण है। भाग 5, आगे देखते हुए अनुमान और वास्तविकताएं। आगे देखते हुए इंडिया की आबादी के स्थिर होने और अंततः घटने से पहले कुछ और दशकों तक बढ़ने का अनुमान है। जबकि इंडिया निकट भविष्य के लिए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा, लेकिन इसकी जनसंख्या वृद्धि दर में काफी गिरावट आने की उम्मीद है। यह समझना जरूरी है कि जनसंख्या अनुमान पत्थर पर सेट किए गए पूर्वानुमान नहीं है। वे मौजूदा रुझानों और मान्यताओं पर आधारित हैं जो समय के साथ बदल सकते हैं। आर्थिक विकास, शिक्षा तक पहुंच और स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा जैसे कारक सभी भविष्य के जनसंख्या रुझानों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए
जनसंख्या अनुमानों को सावधानी के साथ देखना और निश्चित पूर्वानुमान के रूप में उनकी व्याख्या करने से बचना बहुत जरूरी है।